Okay, so the next question I'm writing. देखिए इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों होंगे इस सर्किट के अंदर, तो इस टाइप के सर्किट्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, दिस कैपेसिटर इज ऑफ 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड के, और इसके बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दिस इज द रेजिस्टेंस विच इज 4 ओम, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसके साथ एक कैपेसिटर और कनेक्टेड है, दिस कैपेसिटर इज अगेन ऑफ 3 माइक्रोफेरेड। और ऐसा ही सिस्टम इसके पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है हमने, ऐसा ही सिस्टम हमने इसके पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, तो इसको so here we will write the another system which is having the same 3 microfarad capacitors and connected in parallel combination। जो कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। This point is written as A and this is B, and both the conductors, these both the ends are connected to a supply line and that supply line is of 10 वोल्ट। ये भी 3 माइक्रोफेरेड के, और ये दोनों एक सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है जो 10 वोल्ट की है, और इनके बीच में एक रजिस्टर कनेक्टेड है। ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर भी 4 ओम के। Here the battery of 10 volt and some internal resistance is given, that internal resistance is 1 ohm। So this is the circuit। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखो चार्ज तो हम इजीली बता सकते हैं, चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आंसर है चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Q इज इक्वल टू CV। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो कैपेसिटेंस तो सबके दे ही रखेंगे, 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, सबके कैपेसिटेंस तो गिवन ही है। तो बस आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का क्या तरीका रहेगा, अब सबसे पहली बात यह है कि जहां पर सर्किट में कैपेसिटर कनेक्टेड है वहां पर करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है ये कैपेसिटर। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने स्टार्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होकर के बैटरी के प्लस की तरफ आ जाएंगे, और ये सिर्फ मोमेंटरी, ये मोमेंटरी होगा, मतलब कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। जब ये कैपेसिटर क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा, इसकी एक प्लेट पर प्लस चार्ज, दूसरी प्लेट पर माइनस चार्ज आ रहा होगा। तो इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये जो कैपेसिटर होता है वो डीसी को ब्लॉक करता है, अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो कर सकता है। अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो वो अल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है, अलाउ करता है, अल्टरनेटिंग करंट उस सर्किट में फ्लो हो सकता है। लेकिन अगर किसी डीसी सर्किट में आपने कैपेसिटर को कनेक्ट कर रखा है तो वो डीसी को ब्लॉक कर देता है, वहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस सर्किट में करंट सिर्फ कहाँ फ्लो कर रहा है, तो आंसर है सिर्फ इस पाथ पर, ये प्लस से माइनस की तरफ, इसमें इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा, दूसरी तरफ से बाहर आएगा, और ये सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ना इसमें करंट फ्लो होगा ना इसमें करंट फ्लो होगा। ओके, अगर इसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो हम इसमें टोटल रेजिस्टेंस को इसमें क्यों काउंट करें। हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। अगर आपने ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर दिया तो बस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, तो उसके बाद तो हम इस पे चार्ज बता सकते हैं कि इन कैपेसिटर्स पर कितना कितना चार्ज होगा। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग क्या करें, टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके और ए और बी के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस को बताएं। तो अब हम लोग लिखते हैं रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट ए बी सी डी। इसके सॉल्यूशन को लिख रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट ए बी सी डी, इन सर्किट ए बी सी डी, ये ए बी है और ये वाले पॉइंट को सी डी लिखा गया। ओके, तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग आर से लिख देते हैं। एक रजिस्टर 4 ओम का दिख रहा है मेरे को इसमें, और दूसरा 1 ओम का दिख रहा है, और दोनों किसमें, दोनों सीरीज में। अगर दोनों सीरीज में है तो 4 + 1 दिस विल बी 5 ओम, ये 5 ओम हो जाएगा। अच्छा, सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, अगर करंट कैलकुलेट करेंगे तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं।
यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आई आर फॉर्मूला लगाते ही पता लग जाएगा कि ए और बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम करंट फाइंड करते हैं इस सर्किट में। सो करंट थ्रू दिस सर्किट will be given as I is equal to V upon R, ohms law को अप्लाई कर देंगे। वोल्टेज इज गिवन 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है 5, सो दिस विल बी 2 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर करंट है इस सर्किट में। अब आप मेरे को यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं ए और बी के भी अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो नाउ वी विल राइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए हम लोग लिखेंगे वी ए बी इज इक्वल टू, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, ये ए बी के अक्रॉस यहाँ पर रेजिस्टेंस इनटू करंट कर देंगे। तो रेजिस्टेंस इनटू करंट कितना आएगा, देखिए यहाँ का रेजिस्टेंस है 4 ओम और करंट है 2, तो आई आर कर दिया हमने, करंट इज 2, रेजिस्टेंस इज 4, सो दिस विल बी 8 वोल्ट। तो बैटरी 10 वोल्ट की है, अगर बैटरी 10 वोल्ट की है तो 2 वोल्ट तो यहीं कंज्यूम हो रहे हैं इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में, 2 वोल्ट तो इसने कंज्यूम कर लिए और बाकी के 8 वोल्ट इस रजिस्टर को मिल रहे हैं। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस ए बी पॉइंट, ये ए बी पॉइंट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 8 वोल्ट। अगर 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसमें आप ये सोचो कि ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं मेरे को। अगर यहाँ पर पोटेंशियल 8 वोल्ट है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट हो गया। अच्छा अगर ऐसा है तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, ये कितना कंज्यूम करेगा 4 वोल्ट, ये कितना कंज्यूम करेगा 4 वोल्ट। तो इसको चार्ज होने में 4 वोल्ट की एनर्जी चाहिए, इसको चार्ज होने के लिए 4 वोल्ट की एनर्जी मिलेगी, तो दोनों को 4 वोल्ट की एनर्जी मिलेगी और टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 8 वोल्ट अक्रॉस ए एंड बी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया था, जैसे ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। आपने इसके साथ एक V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल रहता है 2 वोल्ट, दूसरे के अक्रॉस पोटेंशियल रहता है 4 वोल्ट और तीसरे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहता है 6 वोल्ट। तो 2 + 4 + 6 टोटल कितना हो जाता है, 12 वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल था 12 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल था 0 वोल्ट। तो तीनों कैपेसिटर कैसा चार्ज के कैसा वोल्टेज यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज, क्योंकि तीनों के कैपेसिटेंस अलग हैं। लेकिन अगर तीनों के कैपेसिटेंस सेम होंगे तो ये बैटरी की सेम वोल्टेज को कंज्यूम करेंगे। अगर तीनों का कैपेसिटेंस सी होता, अगर तीनों का कैपेसिटेंस सी होगा तो उस केस में ये भी 4 वोल्ट कंज्यूम करेगा, ये भी 4 वोल्ट कंज्यूम करेगा और ये भी कितने वोल्ट को कंज्यूम करेगा, ये भी 4 वोल्ट को कंज्यूम करेगा। ओके, तो तीनों को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो 4 वोल्ट का मिलेगा अगर कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के होंगे तो इस डायग्राम में ऐसा ही तो था, इसी ऊपर वाले डायग्राम में, ये वाले डायग्राम में देखो, यहाँ का कैपेसिटर और नेक्स्ट कैपेसिटर दोनों सेम हैं। अगर दोनों सेम हैं तो 8 वोल्ट इनको एनर्जी मिल रही है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 4 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसको हम लोग एक तरीके से लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सो हियर वी विल राइट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो सारे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा 8/2 4 वोल्ट। इसमें भी ऐसा होगा, ये नीचे वाला सर्किट भी तो सेम है, इसको भी 4 वोल्ट मिलेंगे, इसको भी 4 वोल्ट मिलेंगे। तो सारे कैपेसिटर के अक्रॉस 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब कितना चार्ज स्टोर करेंगे, सो हियर वी विल राइट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, Q इज इक्वल टू CV और कैपेसिटेंस कितना है सबका 3 माइक्रोफेरेड है, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज कितनी है और सबको कितनी वोल्टेज मिल रही है, तो आंसर है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। सो द चार्ज स्टोर विल बी 12 और माइक्रो की जगह पे माइक्रो आ जाएगा, फेरेड इंटू वोल्ट। फेरेड इंटू वोल्ट क्या होता है, फेरेड इंटू वोल्ट होता है कूलॉम। तो ये सारे कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेंगे, ये भी 12 माइक्रो कूलॉम का, ये भी 12 माइक्रो कूलॉम का, ये भी 12 माइक्रो कूलॉम का और ये भी 12 माइक्रो कूलॉम का। तो ये सारे 12 माइक्रो कूलॉम के चार्जेस को स्टोर करेंगे। तो अब इस टाइप के सर्किट जब भी आपको दिखेंगे, आरसी सर्किट इन डीसी सर्किट विद द डीसी वोल्टेज सप्लाई, एसी के अंदर इनकी वर्किंग अलग होगी, तो एसी चैप्टर में इसके बारे में फिर से स्टडी करेंगे, आरसी सर्किट फिर से आएगा उसमें। ओके, तो बस इसमें ये याद रखना कि जहां पर कैपेसिटर कनेक्टेड है वहां पर करंट फ्लो नहीं होगा। इसी प्रिंसिपल को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, हम फिर से एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में एक रेगुलर हेक्सागोन दे रखा है। तो इस टाइप का रेगुलर हेक्सागोन दे रखा है जिसकी सारी साइड्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, और इसके यहाँ पे ये सेंटर बता रखा है। ये जो सेंटर है ये ओ है, और जितने भी इसकी एजेस आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे इनको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। ईच एज इज हैविंग 5 माइक्रो कूलम चार्ज, और जितने भी एजेस दिख रहे हैं इन सारी एजेस पर पॉइंट चार्जेस को रखा गया, और ये सारे पॉइंट चार्जेस कितने कितने माइक्रो कूलम के, तो आंसर है 5 माइक्रो कूलम के। 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एट सेंटर। ओके, सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और सब जगह से डिस्टेंसेस कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अच्छा, एक बात और बता रखी है कि जो हेक्सागोन है इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। सो ईच साइड इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर की साइड्स है। और इसकी जो रेडियस होगी वो भी कितनी आएगी फिर, वो भी 10 आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर। दिस इज 10, दिस इज 10। तो ये सारी डिस्टेंसेस कितनी लिखी जाएंगी, 10 लिखी जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इसकी जो भी साइड्स दी होती हैं रेगुलर हेक्सागोन की, वही उसकी क्या होती है, वही उसकी सेंटर से डिस्टेंस होती है। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर। तो आर को हम लोग 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और मीटर में लिखोगे तो 10 टू द पावर -2 मीटर आ जाएगा। इसके बाद में तो ये आपको इसमें याद रखना होगा कि जो साइड्स की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस इसके सेंटर से होगी, सारे एजेस की। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू वन चार्ज। एक चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा, जैसे मान लो ए पॉइंट पर जो चार्ज है वो यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो ये चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अब इस सिस्टम में आपको एक चार्ज तो दिख नहीं रहा, कितने चार्जेस हैं, तो आंसर है 6 चार्जेस हैं। और ये 6 चार्जेस सब मिलकर के इस ओ पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, और सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो सबका पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। अगर चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो उस केस में हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल पोटेंशियल एट ओ। टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे v इज इक्वल टू 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब v इज इक्वल टू 6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना दे रखा है, 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को 5 इंटू 10⁻⁶ लिखेंगे, डिवाइड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस इज 10 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 10 इंटू 10⁻⁻²। तो ये रेडियस, ये जो डिस्टेंस दे रखी है सेंटीमीटर में, इसके साथ 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई करेंगे और ये मीटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे सो दिस विल बी 10⁻⁻1 मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसा करने के बाद में यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं दिस, सो दिस विल बी द 10⁻⁻1। ये डिस्टेंस है सेंटर से। सो द पोटेंशियल विल बी, इसको सॉल्व करना बस, ये -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा 9, और ये 10⁻⁹ है, ये 10⁻1 है। सो 10⁻10, 10⁻10 और ये -6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 10⁻4। ये 10⁻4 आ जाएगा, और नंबर से रह जाएंगे 6 इंटू 9 इंटू 5, 6 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 10⁻4। और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आएगा 270 इंटू 10⁻4 वोल्ट आएगा।
सो दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। अच्छा, ये पोटेंशियल होगा, आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में ऐसा लिख सकते हैं जैसे 2.7 इंटू और 2 पॉइंट इधर कर दिया हमने, 2 डिजिट इधर कर दिया पॉइंट को, तो पावर को 2 इंक्रीज कर देंगे। तो पॉइंट को लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे तो पावर इंक्रीज कर देते हैं। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, ये आंसर लिख देंगे। हो सकता है कि एमसीक्यू में इस टाइप का आंसर दियो, इस टाइप का दियो, तो वो आप अरेंज कर लेना जैसा भी हो। इसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 2 माइक्रोकुलम और -2 माइक्रोकुलम के दो चार्जेस हैं 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है। ये तो डायपोल हो गया, ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस हम पढ़ चुके हैं। इसने बोला कि एक चार्ज है कितना, +2 माइक्रोकुलम का, दूसरा चार्ज है कितना, -2 माइक्रोकुलम का, और दोनों कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, दोनों 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये तो एक डायपोल बन गया, इक्वल चार्जेज है और एक फिक्स डिस्टेंस पर है। तो इस केस में क्या होगा, हम इसके चारों तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिजाइन करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आएगा, एक तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इसके चारों तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो स्फेरिकल सरफेसेस बनाएंगे, और ये स्फेरिकल सरफेसेस इस तरह से एक दूसरे को ऐसा करते रहेंगे हम लोग। तो डिजाइन करते करते इसके सेंटर में यहाँ पर एक सरफेस बनेगा, इसको क्या बोला जाता है, इसको इक्वेटोरियल लाइन बोला जाता है। तो हमने ये स्टडी किया हुआ है दैट एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पोटेंशियल इज 0। तो ये ऐसा एक लाइन आएगी जिस पर सब जगह पर पोटेंशियल 0 होगा, मतलब कि सब जगह पर पोटेंशियल सेम होगा। तो ये इसका कौन सा सरफेस है, सो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस सिस्टम। तो ये इस सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस को आइडेंटिफाई करो। तो इसके सेंटर वाला जो सरफेस होगा जिसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, ये इक्वेटोरियल लाइन ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि इसके सब पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैसा मिलेगा, सब पॉइंट्स पर पोटेंशियल आपको 0 मिलेगा। ओके, इसके बाद में अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसका। अच्छा, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट दे रखा है, पूछा जा रहा है कि इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी। तो इक्वी हमने ये पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी स्टडी कर रखा है। ये हमने डायपोल के बारे में स्टडी किया था, डायपोल जिसका एक चार्ज पॉजिटिव होगा एक चार्ज नेगेटिव होगा। तो इधर नेगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ये इक्वेटोरियल लाइन है, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, और इस इक्वेटोरियल लाइन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल इज 2L या 2A से लिख सकते हैं। और ये इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन पर कोई P पॉइंट लेते हैं, तो P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए क्या करेंगे, तो आंसर है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जो भी टेस्ट चार्ज होगा उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा नेगेटिव चार्ज का, इसको हम लोग E1 से लिख देते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज पड़ा होगा तो उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो अगर इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। और इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। अच्छा, अब इसने जो सिस्टम दे रखा है उसमें प्लस चार्ज यहाँ लिखा हुआ है, माइनस चार्ज यहाँ लिखा हुआ है। तो इस केस में इसका डायपोल मोमेंट कहाँ आएगा, इसका डायपोल मोमेंट कहाँ आता है, तो इसका डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूँ इस डायग्राम में, तो इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा माइनस से प्लस की तरफ। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट। अच्छा, अब इस डायग्राम में कैसे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो आंसर ये है कि क्वेश्चन में इसको ए बोला गया और क्वेश्चन में इसको बी बोला गया। तो इक्वेटोरियल लाइन पर आप कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ए बी, ए टू बी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। तो पहले तो इसने पूछा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा, फिर पूछा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ए बी, अपोजिट टू द डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होगी। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power -7 distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere, outside the sphere, and at a point 18 centimeter from the sphere? अब इसमें हमें वो फॉर्मूलाज काम में लेने पड़ेंगे, इनसाइड स्फीयर वाले, आउटसाइड स्फीयर वाले, और तीनों फॉर्मूलाज के बारे में मैं आपको बताता हूँ फिर से। तो यहाँ पर ये फोर्थ क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का, और इस फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताया गया कि एक स्फीयर है, दिस स्फीयर इज ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस आपको बता रखी है, रेडियस इज 12 सेंटीमीटर एंड इट इज हैविंग सम चार्ज। इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है इस स्फीयर पर, और वो चार्ज की वैल्यू आपको बता रखी है, दैट चार्ज इज 1.6 इंटू, ये तो लास्ट वाले चैप्टर की नॉलेज काम आएगी इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था, 1.6 into 10 to the power -7 कूलम। So this is the charge stored in the conductor, spherical conductor. You have to calculate electric field inside the sphere, outside the sphere. Calculate electric field, इसका फर्स्ट पॉइंट है इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड तो जीरो होते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे जीरो, इनसाइड द स्फीयर। सेकंड इसमें आएगा आउटसाइड द स्फीयर, कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, आउटसाइड द स्फीयर इसने डिस्टेंस तो बताई नहीं है, तो सरफेस मानना पड़ेगा इसके लिए। तो बेसिकली आउटसाइड द स्फीयर जो दे रखा है उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द सरफेस, और तीसरे पॉइंट में इसने डिस्टेंस बता रखी है, आउटसाइड द स्फीयर एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। तो सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बेसिकली तीनों कैलकुलेशन करनी है आपको। एक पॉइंट कहाँ कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट तो इनसाइड कंसीडर करेंगे, और इनसाइड आउटसाइड, चलिए इसमें तीनों पॉइंट ही कंसीडर कर लेते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, दिस इज द पॉइंट P1 इनसाइड वाला। दूसरा पॉइंट हम लोग सरफेस पे कंसीडर करेंगे, सरफेस पे जो पॉइंट है वो P2 है, और आउटसाइड जो दे रखा है वो आउटसाइड कितनी डिस्टेंस पर है, ये आउटसाइड जो पॉइंट है ये 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ओके, और दूसरा पॉइंट हमने कहा लिया था, दूसरा पॉइंट हमने सरफेस पे लिया था। तो तीनों की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इनसाइड के लिए तो जीरो लिख देंगे, क्योंकि हम इसमें जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे, तो इस गॉसियन सरफेस में कोई भी चार्ज मेरे को नहीं दिख रहा। अगर इस गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं आ रहा तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा। और सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से कहाँ से अराइज होती है, सारा चार्ज कहाँ पर है, सारा चार्ज तो सरफेस पे है ना, तो फील्ड लाइन कहाँ से अराइज होंगी, सरफेस से अराइज होंगी, अंदर सेंटर से थोड़ी ना अराइज होंगी, क्योंकि सेंटर में तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो सारी की सारी फील्ड लाइन सरफेस से अराइज हो रही है, अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। तो दोनों तीनों तरह से इसके आंसर को बताया जा सकता है। एनीवेज आपको इसमें रीजन नहीं लिखना, क्योंकि रीजन पूछा भी नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। सो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन ऑन द सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, सरफेस कैलकुलेट करने के लिए हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ज अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, इसमें ये वैल्यू पुट करोगे, सो दिस विल बी 9 into 10 to the power 9। चार्ज कितना गिवन है, ये रहा चार्ज 1.6 into 10 to the power -7। तो यहाँ लिखेंगे 1.6 into 10 to the power -7 एंड डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखे ना 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिस्टेंस का क्या करना होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, पोटेंशियल में तो सिर्फ डिवाइड बाय डिस्टेंस आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है, आर स्क्वायर। पोटेंशियल के फॉर्मूला में आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 9 into 1.6, ये 9 into 1.6 हो जाएगा, 9.6 लिख सकते हैं इसको हम लोग। चलिए इसको लिख ही देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ साथ। 9 into 1.6, दिस विल बी 9.6 इंटू ये 10 to the power -9 है,
ये -2 का स्क्वायर करोगे -4 हो जाएगा, -4 अपस्टेयर्स में आएगा तो +4 हो जाएगा, 9 + 4 13, 13 में से 7 माइनस करेंगे, सो दिस विल बी 10 टू द पावर 5। तो इन सारी पावर्स को मैंने सॉल्व कर दिया, सारी पावर्स को सॉल्व करके 10 टू द पावर 5 लिख दिया हमने इसको। उसके बाद डिवाइड बाय इसमें आएगा 12 स्क्वायर आएगा, 12 स्क्वायर कितना होगा, ये 96 नहीं होगा, ये इसमें आएगा 14.4, so this will be, and it is 144. ये कैंसिल होगा और पावर इसमें फिर 10 टू द पावर 4 आएगी, आंसर 10 टू द पावर 5 है। इसको हम लोग करेक्ट करते हैं, कहाँ मिस्टेक हुई है देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आएगा 1.6 इंटू 9 करेंगे, दिस विल बी 9, 14.4 यार है, तो 14.4 लिखेंगे। फिर पावर में देखते हैं, पावर में क्या मिस्टेक हुई है, 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -4, so this will be 10 to the power 13, and 13 minus 7, this will be 6, हाँ ये 6 आएगा। तो पावर में गड़बड़ हो रही है, बाकी सारी कैलकुलेशन सही है। दिस विल बी 14.4 एंड द पावर विल बी 10 टू द पावर 6, ये 10 टू द पावर 6 आएगा बस। अब इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने के लिए ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ डिवाइड में 10 लगा देते हैं, तो 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 10, दिस विल बी 10 टू द पावर 5। और इसका जो यूनिट है वो आप न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, तो सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं आउटसाइड। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए 1/4πε0 Q/r लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे और डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10 टू पावर 9, चार्ज इज 1.6 × 10 टू द पावर -7 एंड डिस्टेंस इज 18 सेंटीमीटर। अगर ये 18 सेंटीमीटर दे रखा है तो 18 × 10 टू द पावर -2 लिखेंगे और ये मीटर में हो जाएगा और फिर इसका स्क्वायर करेंगे। फिर से पावर सॉल्व करते हैं, पावर सेम आएंगी, तो ये हो जाएगा 9 × 1.6 और पावर यहाँ पर लिखी जाएगी 10 टू द पावर 6 एंड 18 का स्क्वायर करोगे, 18 का स्क्वायर करोगे सो दिस विल बी 324 और 9 × 1.6 ये अभी हमने किया था, दिस विल बी 14.4 डिवाइड बाय 324 × 10 टू द पावर 6। ये पॉइंट को हटाते हैं, डिवाइड बाय 10 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, 144 और 324। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें लिखेंगे 144 डिवाइड बाय 324 × 10 टू द पावर 5। इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे तो आंसर इसमें आएगा 0.44 × 10 टू द पावर 5। तो 0.44 को ये लिख सकते हैं 4.4 × 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आउटसाइड। इनको कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 0.44 आ जाएगा इसका आंसर। तो हमने तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिए। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा और सरफेस पर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं जैसे ये P2 पॉइंट, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कितना, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। और आउटसाइड 18 सेंटीमीटर पर हमने जो पॉइंट लिया था P3, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 4.4 × 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द पॉइंट्स एट 3 पॉइंट्स। अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं। जैसे 5th क्वेश्चन जो दे रखा है वो कैपेसिटर का दे रखा है, तो कैपेसिटर का सिंपल आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, C = ε0 εr A/d। क्योंकि आपको इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी गिवन है, एरिया भी बता रखा है और डिस्टेंस भी दे रखी है, तो ये सारी वैल्यूज को हम लोग पुट करके क्या करेंगे, डायरेक्ट कैपेसिटेंस बता देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन गिवन है इसकी एक्सरसाइज में जिसमें सिर्फ आपको
फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज आपको गिवन होंगी। इसके बाद में कुछ कनेक्शन बता रखे हैं कि 3 कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड है। पिकोफैरेड का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -12। सो दिस इज द 9 पिकोफैरेड। 9 पिकोफैरेड का मतलब है 9 इंटू 10 टू द पावर 12 फैरेड। एंड 3 कैपेसिटर। और कितने कैपेसिटर दे रखे हैं? 3 कैपेसिटर दे रखे हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 6th क्वेश्चन है। और आपको बताना है कि टोटल कैपेसिटेंस क्या बनेगा इसके कॉम्बिनेशन का, अगर ये सीरीज में होंगे। तो पहले इनको सीरीज में कनेक्ट करना है और बताना है टोटल कैपेसिटेंस। तो क्या लिखेंगे? 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। सीरीज का फॉर्मूला लगा देंगे। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तीनों कैपेसिटर सेम है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई लाइन। अगर 120 वोल्ट की सप्लाई लाइन से कनेक्टेड होंगे तो इसका ये डायग्राम बनेगा। 9 पिकोफैरेड, 9 पिकोफैरेड एंड 9 पिकोफैरेड, और इसको कनेक्ट कर रखा है कितने वोल्ट की सप्लाई से? तो आंसर है 120 वोल्ट की सप्लाई से। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। टोटल कैपेसिटेंस तो बड़ा आसान है, तो 1/C नेट लिखेंगे। 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, एलसीएम आएगा 9, 1 प्लस 1 प्लस 1, सो दिस विल बी 3/9। रेसिप्रोकल करोगे तो C नेट इज इक्वल टू 9/3, सो दिस विल बी 3 पिकोफैरेड। तो कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 3 पिकोफैरेड। तो ये तीनों कैपेसिटर मिलकर के 3 पिकोफैरेड के बराबर काम करते हैं। और पावर सप्लाई कितनी है? 120 वोल्ट की है। बस पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, तो अगर तीनों कैपेसिटर अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसको कितना पोटेंशियल मिलेगा? इसको मिलेगा 40 वोल्ट। इसको कितना मिलेगा? 40 वोल्ट। और नेक्स्ट जो कैपेसिटर है उसको भी कितना मिलेगा? उसको भी मिलेगा 40 वोल्ट। तो तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा? 40 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, so this will be total potential divided by 3, so 120 divided by 3, 40 वोल्ट। तो 40 वोल्ट पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा सब कैपेसिटर के अक्रॉस। 7th 8 9 10 इसमें आपको सिर्फ जनरल फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। 10th जो क्वेश्चन है वो एनर्जी का क्वेश्चन है कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी के हमने फॉर्मूलाज पढ़े ना, फॉर्मूला अप्लाई करना है डायरेक्ट। क्या क्या फॉर्मूला स्टडी किए थे? एक ये फॉर्मूला स्टडी किया था हाफ CV², एक फॉर्मूला स्टडी किया था हाफ Q²/C, और एक फॉर्मूला था हाफ Q/V। तो ये फॉर्मूलाज को हमने स्टडी किया था, तो इसके बेसिस पर आप इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और एनर्जी बता देंगे कैपेसिटर की। ये 10th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाया था जिसमें हमने चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी। ये फर्स्ट कंडक्टर था,